अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने ह्यूमन सर्कुलेशन कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाया। मेन पॉइंट्स एक दफ़ा से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैंने आपको बताया कि हार्ट इज़ इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सैक लाइक मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में बेटे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या फंक्शन थे उसके, वो क्यों ज़रूरी था, पेरिकार्डियम के क्या फंक्शन थे, सारे मैंने वन बाय वन आपको डिटेल से बताए। फिर मैंने आपको बताया कि हार्ट के दो पार्ट्स हैं, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ़्ट और राइट साइड जो हैं वो दोनों एक वॉल के ज़रिए जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। डैट वॉल इज़ नोन एज सेप्टम। फिर हमने पढ़ा चैम्बर ऑफ हार्ट्स। मैंने बताया देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट्स। अपर 2 को हम आर्ट्रियम कहते थे और लोअर 2 को हम लोग क्या कहते थे? वेंट्रिकल्स कहते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम फ्लैप्स इन द हार्ट दैट आर नोन एज वॉल्व, और टोटल जो हैं देयर आर 4 वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट। एक हमारे पास था ट्राइकस्पिड, एक हमारे पास था बाइकस्पिड एंड 2 जो थे वो क्या थे? सेमिलुनर वॉल्व थे। मैंने आप लोगों को अलग से बेटे एक टेबल ड्रॉ करके भी दिया था जिसमें मैंने वॉल्स लिखे थे, उनकी लोकेशन लिखी थी और उन वॉल्स के फंक्शन भी लिखे थे। ठीक है, ये आपने साथ साथ याद करने हैं। छोटे से टॉपिक पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया ताकि अच्छी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। उसके बाद हम चले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की तरफ। हमने पूरी हार्ट की जो अंदर सर्कुलेशन हो रही थी ब्लड की, वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि हार्ट में बेटे 2 टाइप्स का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे इस ब्लड में बेटे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, अब हमारे हार्ट का जो राइट पार्ट है, ठीक है, उसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पूरा बेटे सर्कुलेशन जो है वो डिटेल से ड्रॉ करके एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके आपको मैंने सारी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक्चुअल डायग्राम ऑफ लंग जो है वो भी ड्रॉ की थी। अगर आप अपनी बुक पे देखो, बुक का पेज नंबर 29 पे आओ, तो आपकी बुक के पेज नंबर 29 पे भी बेटे एक डायग्राम बनी हुई है। उस डायग्राम को ज़रा मैं एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड ब्लड सर्कुलेशन, इस डायग्राम पे ज़रा गौर करो आप लोग। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे स्टेम डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है। ऐसी ही डायग्राम बेटे मैंने भी आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। यहाँ पे देखो आपको रेड और ब्लू कलर 2 डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, रेड कलर में एरो हैं, ये ब्लू कलर में एरोज हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है ये शो कर रहे हैं किसको बेटे? ये शो कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब मैंने आपको कहा था कि हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 बड़ी वेन्स, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सुपीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट बॉडी टू द राइट आर्ट्रियम। और दूसरा कौन सा था? इंफीरियर वेना कैवा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू राइट आर्ट्रियम। मैंने आपको बताया था ना, सुपीरियर का मतलब होता है जो अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, इंफीरियर जो लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है। तो ये इंफीरियर है, ये लोअर पार्ट से लेके आ रही है, ये सुपीरियर है। ये देखो एरो भी शो किए गए हैं। ये सारा का सारा ब्लड कहाँ लेके आ रहे हैं? ये ब्लड लेके आते थे राइट आर्ट्रियम में। ऐसे ही था ना, ये राइट आर्ट्रियम है। राइट आर्ट्रियम के बाद यहाँ पे बेटे एक वॉल प्रेजेंट था। ठीक है, मैंने आपको जब डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई थी उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था। ये है वो वॉल दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड। जब ट्राइकस्पिड वॉल बेटे ओपन होगा, ये कंट्रैक्ट करेगा, ये वॉल ओपन होगा, और तो सारा का सारा ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा। और नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट थी? डैट इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, ये ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही को शो करा है। अब जब वेंट्रिकल बेटे ब्लड से फिलअप हो जाते हैं तो वेंट्रिकल के एंड पे भी वॉल प्रेजेंट था डेट इज नोन एज सेमिलुनर वॉल, जिसको मैंने आपको बताया था इसको हम पल्मोनरी वॉल कहते हैं, क्योंकि
यहाँ से जब ये वॉल ओपन होगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा बेटे, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों जाएगा, ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। ठीक है, चला गया पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये सारा ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। जब ये ब्लड लंग्स में जाता है तो लंग्स में जाने के बाद इसकी क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो सारा ब्लड पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन लिखी हुई है, ये लंग से ब्लड लेंगी और कहाँ लेके आएंगी, इसको लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएंगी। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया। जब लेफ्ट आर्टरियम ब्लड से फिल हो जाता है तो क्या होगा, ये लेफ्ट आर्टरियम के नीचे यहाँ पे बेटे आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व प्रेजेंट था, डेट इज़ नोन एज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये ओपन होता है और सारा ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिल अप हो जाएगा तो ये सेमिलूनर वॉल्व, जिसको हम लोग ओर्टा वॉल्व भी कहते थे, ओर्टिक वॉल्व, ये वाला वॉल ओपन होगा। ये वॉल जब ओपन होगा तो सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा बेटे, वो चला जाएगा हमारी बॉडी की सबसे जो बड़ी आर्टरी है, दैट इज़ नोन एज ओर्टा। ओर्टा में सारा ब्लड चला जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक आर्टरी है, दिस इज़ नोन एज ओर्टा। और फिर ओर्टा से छोटी छोटी आर्टरी से में ये जाएगा और वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा ह्यूमन हार्ट। सारा कुछ हमने बताया था। राइट और लेफ्ट साइड जो है वो किससे सेपरेट थी, सेप्टम से। ये दोनों वॉल सेमिलुनर वॉल थे। ये क्या है, ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये ओर्टा है, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके भी दिखाई थी। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम पढ़ते हुए जाते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर इन systemic circulation, blood can reach to all body part. On the other hand, due to low pressure in pulmonary circulation, blood flows in lung in slow speed. It gives efficient time for gaseous exchange in lungs. यहाँ पे ना हमने कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की जो है वो पूरी सर्कुलेशन होती है। ठीक है, क्या दो तरह की सर्कुलेशन होती है बेटे, एक सर्कुलेशन होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक कौन सी सर्कुलेशन होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होती है बेटे, इसके अंदर प्रेशर जो सर्कुलेशन का है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि ब्लड ने जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचना होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो है बेटे लो होता है। ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड से लंग्स में जाता है, ताकि वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ना ऑक्सीजनेशन का, उस प्रोसेस को काफ़ी सारा टाइम मिल सके। किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ताकि वहाँ पे इजीली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनका एक्सचेंज हो सके। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक और डायग्राम है, इस डायग्राम को भी हम ज़रा समझ लेते हैं। ये क्या डायग्राम बनी हुई है, दिस इज़ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये रेड ब्लू कलर है, ये क्या है, रेड कलर में आपको शो किया हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सारा ब्लड कहाँ आता है, हमारी पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंबाइन होके कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ये देखो पूरा एक डायग्राम बना के आपको दोनों सिस्टम कंबाइन करके दिखाए हैं। हार्ट ही है लेकिन यहाँ पे ब्लड का फ्लो दिखा दिया है। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ गया बेटे, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में चला गया, ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। ये जो ब्लू कलर में आपको शो किया गया, इसका मतलब है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे जाके पूरा एल्वोलाई के अंदर प्रोसेस होता है। जब प्रोसेस होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। देखो अब इसका कलर क्या हो गया, रेड कलर हो गया। अब ये कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आगे जो पूरी हमारी थी यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटे ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ओर्टा में, और ओर्टा से ये पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आपको दो तरह की सर्कुलेशन दिखाई गई है। यहाँ पे ये जो ब्लू सर्कुलेशन सारी आपको शो की गई है, जिसमें ब्लड लंग की तरफ जा रहा है।
ठीक है, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे ओर्टा के ज़रिए सारी बॉडी में जो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डैट इज़ नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? तो इनकी फर्दर पहले आपकी बुक में भी डेफिनेशन दी हुई है, मैंने भी आपको पढ़ाई हुई है, दोबारा बता देती हूँ। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन बेटे क्या होती है कि जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी बेटे जो वॉल है उसके ज़रिए ये आगे फर्दर जो है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजते हैं। ठीक है, तो इस पूरी सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दोबारा लंग्स से ही उसका वापस भी आना जो है वो भी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यानी कि जो जिसमें लंग शामिल है। ठीक है, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टिक वॉल में चला जाता है। ठीक है, और ऑर्टिक वॉल से ये ओर्टा में जाता है। ऑर्टिक वॉल जिसको हम लोग सेमिलुनर वॉल कहते थे ना, वहाँ से ओर्टा में जाएगा। ओर्टा से ये इंटायर बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्सेप्ट लंग्स। स्वाय लंग्स के पूरी बॉडी में ब्लड यहाँ से पहुँच जाएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे बेटे कंप्लीट कर लिया क्या? अपना पूरी की पूरी सर्कुलेशन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ नोन एज हार्ट बीट। पेज नंबर आपकी बुक का है 30। ओपन योर बुक, पेज नंबर 30। टॉपिक हमारा है हार्ट बीट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। The alternating contraction, systole and relaxation, diastole of heart chamber make one heartbeat. The average human heart beats 70 times per minute. This is also called the heart rate. A heartbeat has two phases. Systole occur when the both ventricle contract to pump the blood into pulmonary arteries and aorta. Number 2, diastole occurs immediately after systole when both arteria relax so that the blood enter the atria. Contraction of atria fills the ventricle. इसे ज़रा गौर से समझें, है इजी लेकिन समझने की बात है। हार्ट बीट क्या होती है? अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। अल्टरनेटिंग मतलब हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है और जब हार्ट रिलैक्स करता है। हार्ट के कंट्रैक्ट करने को हम सिस्टोल कहते हैं, इसके रिलैक्स करने को हम डायस्टोल कहते हैं। तो जो अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन है बेटे हार्ट की, कि एक दफ़ा कंट्रैक्शन हो रही है, एक दफ़ा रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक हार्ट बीट, यानी कि आपके दिल एक दफ़ा आपका दिल धड़का है। ठीक है, और एक एवरेज ह्यूमन पर्सन, एक एवरेज पर्सन जो है उसका दिल एक मिनट में 70 टाइम्स जो है वो बीट करता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज हार्ट बीट। क्या कहते हैं इसको? हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। दोबारा से बताती हूँ, रिदमिक कंट्रैक्शन। रिदमिक रिदम होता है ना, एक जैसे म्यूज़िक का एक उसका प्रॉपर एक रिदम होता है। कभी म्यूज़िक फास्ट हो रहा है, फिर साथ ही स्लो हो रहा है, फिर फास्ट, एक मतलब एक सीक्वेंस है। इसी तरह एक सीक्वेंस है किसका? हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। सिंपल ईजीएस्ट डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, और हार्ट बीट जो है ये कंटिन्यूसली साइकिल है। ये नहीं है कि वो अगर हार्ट आपका थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ये एक कंटिन्यूस साइकिल है। हार्ट आपका हमेशा जो है वो बीट करता रहता है। इसके चैम्बर रिलैक्स करते हैं और जब रिलैक्स करते हैं तो ब्लड जो है उससे फिल हो जाते हैं। फिर इसके चैम्बर कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने देखो दो चीज़ें बताई ना। मैंने क्या कहा? जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड से फिल होता है, जब वो कंट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड सारी बॉडी को दे देता है। ठीक है, तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है तो बेटे ये कोलेक्टिवली एक फंक्शनिंग है ना। और इस रिलैक्सेशन को और इस कंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट को हम लोगों ने दो मेन फेजेस में डिवाइड किया है, एक है सिस्टोल और एक है डायस्टोल। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सिस्टोल। व्हाट इज सिस्टोल? मैंने आपको क्या बताया अभी जो हमने रीडिंग की, हमने कहा कि सिस्टोल वो फेज है। सिस्टोल क्या चीज़ है बेटे? सिस्टोल वो फेज़ होता है जब बोथ वेंट्रिकल जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा में जाता है ना,
तो उस फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। ठहरो, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी, जो हमने कल डायग्राम ड्रॉ की थी उसी की तरफ चलते हैं ताकि आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर अच्छी तरह कर दूँ। मैंने क्या कहा, हार्ट के जो ये पूरा जो एक सिस्टम है, हार्ट बीट है, दो फेजेस हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल में हमने क्या पढ़ा कि सिस्टोल तब होता है जब दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं। ये वेंट्रिकल हैं, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। जब ये दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। पहले भी पढ़ा, समझो। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है बेटे तो सारा ब्लड कहाँ चला जाता था, ओर्टा में चला जाता था और ओर्टा के ज़रिए सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, जब हमारे हार्ट के दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो जो फेज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है बेटे, बल्ब जो पूरा ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जा रहा होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है बेटे, वो सेमिन्यूलर वॉल्व खुलता है और सारा ब्लड ओर्टा में चला जाता है और ओर्टा से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन शॉर्ट समझ आ गई है। सिस्टोल फेज में क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो इन वेंट्रिकल में से निकल जाता है। कहाँ कहाँ जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा फेज क्या है, दैट इज नोन एज डायस्टोल। डायस्टोल आफ्टर सिस्टोल, जैसे ही सिस्टोल वाला फेज खत्म होता है फौरन जो है वो डायस्टोल शुरू हो जाता है। डायस्टोल कब होता है, डायस्टोल जब होगा तो जो बोथ आर्टरियाँ हैं, ठीक है, यानी कि अपर टू चैम्बर जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। जब वो रिलैक्स करते हैं तो ब्लड उनके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, और जो कंट्रैक्शन है आर्टरिया की वो फिल कर देगी किसको, वेंट्रिकल्स को। अब देखो इस डायग्राम की तरफ दोबारा, मैंने कौन सा आपको फेस बताया, अब डायस्टोल बताया। डायस्टोल में मैंने क्या बताया कि अपर टू चैम्बर्स, अपर टू ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स है ना, 1 और 2, इनको क्या कहते हैं, आर्टरिया। एक की बात करेंगे तो आर्ट्रियम कहेंगे। वो फेज डायस्टोल फेज की हम बात कर रहे हैं। डायस्टोल में क्या होता है कि आर्टरिया जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, आर्टरिया रिलैक्स करते हैं। जब आर्टरिया रिलैक्स करते हैं तो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है और फिलअप हो जाता है आर्टरिया। ठीक है, समझ आ गई। डायस्टोल में क्या होता है, अपर टू चैम्बर्स आर्टरिया ये फिल हो जाते हैं ब्लड से। और ये कैसे फिल होते हैं आपको पता है, सुपीरियर वेना कैवा के ज़रिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इस चैम्बर में कौन सा ब्लड आएगा बेटे, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये दोनों चैम्बर्स एक ही टाइम में जो है वो ब्लड से फिलअप होते हैं। ठीक है, और जब ये ब्लड से फिल होने होते हैं तो आर्टरिया जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये फिलअप हो जाएंगे। जब ये फिल हो जाएंगे उसके बाद इनकी कंट्रैक्शन होगी और सारा ब्लड डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे वाले चैम्बर्स में चला जाएगा। इस चैम्बर में कौन सा ब्लड था, इस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड था, इस साइड पे कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कंसेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, तो हमने अब क्या पढ़ लिया, सिस्टोल फेज भी पढ़ लिया, डायस्टोल फेज भी पढ़ लिया। ये दोनों फेजेस फ़ौरन होते हैं एक दूसरे के फ़ौरन बाद, दरमियान में कोई गैप नहीं आता। गैप आने का मतलब होता है आपकी हार्ट बंद हो गया फंक्शनिंग। हार्ट की फंक्शनिंग बंद होने का मतलब क्या है, यू आर नो मोर, आप ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली एक वर्किंग है, इस वर्किंग में कोई गैप नहीं है। जैसे सिस्टोल ख़त्म होगा डायस्टोल शुरू हो जाएगा, जैसे ही डायस्टोल शुरू ख़त्म होगा सिस्टोल शुरू हो जाएगा। डायस्टोल में क्या हो गया, आर्टरिया जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और फिल हो जाते हैं ब्लड के साथ। सिस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो आपका आगे फर्दर जो है वो मूव कर जाता है। तो ये हमने दो फेजेस पढ़ लिए, कौन से, एक हमने पढ़ लिया सिस्टोल और एक क्या पढ़ लिया, डायस्टोल पढ़ लिया। ठीक है, और सिस्टोल और डायस्टोल जो हैं इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में 70 टाइम जो है उसका हार्ट जो है वो बीट करेगा। हार्ट बीट की एक साउंड होती है, ठीक है, डेट इज़ नोन एज लब ढब। कभी स्टेटोस्कोप से अपने हार्ट की आप लोग साउंड सुनो ना तो आपको ऐसी ही साउंड सुनाई देगी, लब ढब। जब सिस्टोल फेस हो रहा होता है बेटे, ड्यूरिंग सिस्टोल जो साउंड प्रोड्यूस होती है डैट इज़ लब। और ये लब की साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इस टाइम जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, देखो
यहाँ पे ये ब्लड ऊपर से आ रहा होता है ना यहाँ पे, तो ये दोनों क्लोज ही होते हैं ना, अभी नीचे तो नहीं जाना, अभी तो यहाँ पे आना है, तो ये दोनों क्लोज होते हैं। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब क्लोज होंगे तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी डैट इज़ लब। इसी तरह जब डायस्टोल फेज होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है डैट इज़ डब। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो है यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स जो हैं वो क्लोज हो रहे होते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। तो हमने हार्ट बीट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, स्टार्ट तो लेते हैं ना, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे इसको कितना हम आज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है डैट इज़ नोन एज, बेटे इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड वेजल्स। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके ज़रिए पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पहुंचता है। 3 तरह की ब्लड वेजल्स कौन कौन सी हैं? आप लोग फैमिलियर हो, आपने इनके नाम पढ़े हुए हैं, अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वन बाय वन इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 इज़ आर्टरी। बुक का पेज नंबर 30 है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Arteries carries blood away from the heart. In adults, all arteries carry oxygenated blood except of pulmonary artery. The thick wall of arteries are made of an inner layer of endothelium, middle layer of smooth muscle and elastic matter, and an outer layer of connective tissues. Arteries are strong and elastic. The hollow internal cavity of arteries in which the blood flow is called lumen. When arteries enter body organ, they divide into smaller vessels known as arterioles. The arterioles enter tissue and divide into capillaries. हमने सबसे पहली ब्लड वेजल्स बेटे पढ़ी डैट आर नोन एज आर्टरीज। क्या पढ़ा हमने? आर्टरीज पढ़ी। आर्टरीज कौन सी ब्लड वेजल्स हैं? वो ब्लड वेजल्स जो पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट से लेकर पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और कौन सा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बेटे? ये करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज हार्ट से, यानी कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? ओर्टा, भी हमने पढ़ी। ठीक है। ओर्टा आगे फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती हैं। और आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज की जो वॉल हैं बेटे वो थिक हैं और आगे फर्दर उनकी 3 लेयर्स हैं। एक है मिडल लेयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। ठीक है। इनर लेयर जो है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। जो उसकी मिडल लेयर है उसको स्मूथ मसल्स, और जो आउटर लेयर है वो कौन सी हो जाएगी? सॉरी, आउटर लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की, यानी कि 3 लेयर्स होगी ना, एक आउटर है, एक इनर है और इन दोनों के दरमियान में। तो जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। जो इनर लेयर है यानी कि मिडिल वन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक स्मूथ मसल्स और एक इलास्टिक टिश्यू। और जो सबसे इनर वॉल है आर्टरीज की वो किससे मिलके बनती है? एंडोथीलियम से। आर्टरीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इलास्टिक होती हैं। जब ब्लड से फिलअप होती हैं तो इनका डायमीटर थोड़ा सारा बढ़ जाता है, और जब ब्लड का स्पीड कम हो तो वो थोड़ा सारा श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इनके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है। और आर्टरीज का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको होल नज़र आता है, छोटा सा एक इंटरनल हालो कैविटी नज़र आती है। हालो का मतलब होता है जो अंदर से खाली, जैसे एक पाइप देखो अगर आप गौर से तो अंदर पाइप अंदर से खाली होता है ना, बिल्कुल इसी तरह आर्टरी भी अंदर से उसका हालो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आर्टरी भी अंदर से खाली कैविटी उसकी एक नज़र होती है। उस खाली जगह को, उस खाली कैविटी में जहाँ पे ब्लड ने फ्लो होना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। ब्लड ओर्टा से हमारी डिफरेंट आर्टरीज में जाता है और आर्टरी से जो है ये फिर पूरी हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और आर्टरी जो हैं जब छोटे छोटे सेल्स में, टिश्यूज़ में जब जाती हैं ना तो और फाइन हो जाती हैं और बारीक हो जाती हैं। ठीक है। और ये डिवाइड होके और स्मॉलर वेजल्स बना लेती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगी तो उनको हम लोग क्या कह लेंगे? आर्ट्रियोल्स कह लेंगे। आर्ट्रियोल्स जो हैं वो फर्दर आगे और टिश्यूज़ में जाएंगी। जब ये फर्दर टिश्यूज़ में जाती हैं, ठीक है, तो ये और फाइन हो जाती हैं और बारीक हो जाती हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज कैपिलरीज। क्लियर? समझ आ गई?
आगे चलते हैं, नंबर 2 दैट इज कैपिलरीज. Capillaries are smallest blood vessel. The wall of capillaries are composed of only a single layer of cell, that is endothelium. This layer is so thin that water, nutrient, oxygen can pass through it to enter the tissue fluid. Similarly, carbon dioxide and other waste present in tissue fluid can pass through it to enter blood. In tissues, capillaries unite to form small veins called venules. These venules unite to form veins. आर्टरीज के बाद नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी बेटे, कैपिलरीज. कैपिलरीज जो हैं ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हैं, सबसे बारीक सबसे फाइन जो वेजल्स हैं, दैट इज़ नोन एज कैपिलरीज. कैपिलरीज की वॉल जो हैं दे कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनती हैं, और उन जैसे हमने आर्टरीज में पढ़ा था ना कि वो 3 लेयर से मिलके बनते हैं, तो कैपिलरीज जो हैं वो सिंगल लेयर से बन के मिलके बनेंगी. उस सिंगल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं. ये लेयर बहुत ज़्यादा बारीक होती है कि वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जो है पास हो जाता है, ताकि वो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं, जितने डिफरेंट टाइप के वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, वो इन कैपिलरीज के ज़रिए बेटे टिश्यूज़ के अंदर जो हैं वो जा सकते हैं. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी टाइप के जो वेस्ट मटेरियल हैं वो भी जो है इसी टिश्यू फ्लूइड की वजह से, ये जो टिश्यू फ्लूइड अभी आ रहा है ना, इसकी वजह से ये हमारे ब्लड में भी एंटर हो जाते हैं. टिश्यूज़ में जब कैपिलरीज पहुंचती हैं तो वहाँ पे जाके तमाम की तमाम कैपिलरीज दोबारा यूनाइट कर जाती हैं, दोबारा कंबाइन हो जाती हैं. कंबाइन होके ये एक नया स्ट्रक्चर बना लेती हैं. उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं. और वेन्यूल्स दोबारा से यूनाइट करती हैं, दोबारा से कंबाइन करके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. इज़ दैट क्लियर? तो बेटे मैंने आपको आज 2 टाइप की ब्लड वेजल्स पढ़ाई. एक हमने क्या पढ़ा, आर्टरीज पढ़ ली, और एक हमने क्या पढ़ ली, कैपिलरीज पढ़ ली. कैपिलरीज में मैंने क्या बताया था कि स्मॉलर ब्लड वेजल्स हैं, एक ही सिंगल लेयर यानी कि एंडोथीलियम से मिलकर बनती हैं. लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, और ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है उनको पास करती हैं टू टिश्यूज़. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्ट जो है उनको भी ये लेके जाती हैं. और जब कैपिलरीज जो हैं ये कंबाइन होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं. और वेन्यूल जो हैं वो अगेन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 ब्लड वेजल्स आज कंबाइन बेटे पढ़ी. मैंने आपको एक आर्टरीज पढ़ाई और एक मैंने आपको क्या बता दी, कैपिलरीज पढ़ा दी. ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा से मेन पॉइंट्स बताती हूँ. आप अगर इधर देखो, आर्टरीज के फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं. आर्टरीज वो ब्लड वेजल्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, और तमाम की तमाम आर्टरी जो हैं बेटे दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये बात आप याद रखोगे. फिर हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरीज डिवाइड होती हैं इनटू स्मॉलर वेजल्स, जिनको हम लोग क्या कहते थे, आर्ट्रियोल्स कहते थे. आर्ट्रियोल्स फिर रिपीट उनकी डिवीजन होती थी, बार बार डिवीजन होती थी, और वो एक बहुत ज़्यादा फाइन ब्रांचिंग का सिस्टम बना लेती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. फिर हमने क्या पढ़ा, कैपिलरीज पढ़ा. मैंने क्या कहा कि कैपिलरीज क्या हैं, ये आर्टरीज और वेन्स को बेटे कनेक्ट करती हैं. ये जो है ये कैसे बनती हैं, जब आर्ट्रियोल्स की डिवीजन होगी. जब आर्ट्रियोल्स, अभी हमने पढ़े थे ना, आर्ट्रियोल्स बने थे, जब आर्ट्रियोल्स की डिवीजन होती है तो क्या बन जाता है, कैपिलरीज बन जाता है. कैपिलरीज के स्ट्रक्चर में अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर सेल होता है, और सिंगल लेयर कौन सी है, एंडोथीलियम. जबकि आर्टरीज में मैंने बताया था कि 3 लेयर्स हैं यहाँ पे, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर, और दरमियान में एक हालो यानी कि खाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. दरमियान में से ये बिल्कुल खाली है जहाँ पे ब्लड का फ्लो होगा. उसके बाद आते हैं बेटे फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ ताकि आप लोग भी पॉइंट्स में लिख सको. कैपिलरीज वो साइट हैं जहाँ पे बेटे ब्लड और ब्लड टिश्यू जो है उसका एक्सचेंज होता है. किसके ज़रिए एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक्सचेंज होगा. मैंने क्या बता दिया, कैपिलरीज के ज़रिए ब्लड और बॉडी टिश्यू का एक्सचेंज होता है. वाटर और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो हैं वो इजीली कैपिलरी वॉल से पास हो जाते हैं. और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि कैपिलरी वॉल जो है उसको टेकअप कर लेती है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी. इसके अलावा कैपिलरी वॉल जो है ये कुछ मटेरियल्स को पास भी होने देती है. ठीक है,
तो ये थी कैपिलरीज के फंक्शन। और फिर एंड पे हमने क्या पढ़ा था कि कैपिलरी जो हैं वो कंबाइन होकर स्मॉल वेन्स बना लेंगी जिनको हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं, और ये वेन्यूल जो है ये फिर अगेन कंबाइन होके क्या बना लेंगे, वेन्स बना लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम थर्ड ब्लड वेसल पढ़ेंगे, डेट इज़ वेन। और उसके बाद इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो भी आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम वेन्स को स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर तक बेटे मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।